मशरकी पाकिस्तान में जब खाना जंगी अपने अरूज पर थी तो इसी दौरान ईवान सदर में एक खातून ने कॉल की और जब याहिया खान ने यह कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ खातून ने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा, डार्लिंग मैंने अपने गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं, रात 8 बजे रेडियो पर सुन लेना। ये खातून मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहान थी और ये डार्लिंग याहिया खान को कह रही थी। नाजरीन, आर्मी चीफ सीरीज में मैं आपको बताऊंगा आज की किस्त में कि याहिया खान किस तरह के अय्याश पसंद आर्मी चीफ थे और इस तरह के धब्बे पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी इज्जत को मान कर देते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज की जानिब, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या तफसील से बता दूं। जुमील ज़ुबैरी अपनी किताब याद खजाना रेडियो पाकिस्तान 25 साल में लिखते हैं कि मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहान ने रेडियो पाकिस्तान कराची में अपने 3 गाने रिकॉर्ड करवाए। गाने रिकॉर्ड करने के बाद वो स्टेशन डायरेक्टर तहर शाह के कमरे में गई और उन्हें कहा कि अयूब खान को कॉल मिला दे। जब अयूब खान को कॉल मिलाई गई तो मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहान ने अयूब खान को कहा कि मैंने गाने रिकॉर्ड करवा दिए हैं और रात 8 बजे ये गाने रेडियो पाकिस्तान पर चलाए जाएंगे। यहाँ एक अहम मसला ये हुआ कि उस वक्त मुल्क में मशरकी पाकिस्तान की वजह से हालात बहुत पेचीदा हो चुके थे और 8 बजे के बुलेटिन में मुल्की हालात बताए जाते थे, जिसकी वजह से 8 बजे का बुलेटिन मुलतवी करना नामुमकिन था। लेकिन मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहान जो थी वो याहिया खान को 8 बजे का टाइम दे चुकी थी, जिसकी वजह से स्टेशन डायरेक्टर को शदीद मुश्किलात हुई। जिसके बाद उन्होंने डीजी रेडियो से बात की और उन्होंने ईवान सदर में रब्ता किया और अयूब खान की काफ़ी ज़्यादा मिन्नत समाजत के बाद ये तय हुआ कि मलकाए तरन्नुम मैडम नूर जहां के गाने 8 बजे के बुलेटिन के फ़ौरन बाद ही रेडियो पाकिस्तान पर चला दिए जाएंगे। इस वाक़े से हम अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि अयूब खान की जो शख्सियत है वो किस कदर रंगीन मजाज थी और वो अपनी मनपसंद खवातीन की बात को किसी सूरत भी नहीं टालते थे। चलते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक गुज़िश्ता किस्म में जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के दौरान अचानक ही 7वीं डिवीज़न के जो कमांडर थे अख्तर हुसैन मलिक, उनको ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की क़यादत से हटा दिया गया और याहिया खान को ऑपरेशन की क़यादत सौंप दी गई। ये ऑपरेशन की क़यादत उनको क्यों सौंपी गई, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं जो मैं आपको बताता हूँ और फिर ये फैसला आपको खुद करना होगा कि कौन सी हकीकत सच्ची है। सबसे पहले मैं कुदरतुल्लाह शहाब का यहाँ पे हवाला देता हूँ कि वो अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि जिस कदर कामयाबी से ये ऑपरेशन जारी था, अयूब खान को ये ख़तरा पैदा हो गया कि शायद अख्तर हुसैन मलिक अगले आर्मी चीफ बन जाएं, जबकि अयूब खान ये किसी सूरत नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मनपसंद शख्स याहिया खान था और वो इसी को अगला आर्मी चीफ लगाना चाहते थे मूसा खान की जगह। जबकि उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ मूसा खान वो खुद नहीं चाहते थे कि याहिया खान उनका जाननशीन बने, इसलिए उन्होंने जिन अफसरान की लिस्ट अपने जाननशीन के तौर पर अयूब खान को दी उनमें याहिया खान का नाम ही नहीं था। लेकिन अयूब खान ने दीगर सीनियर अफसरान को सुपरसीड करने के बाद याहिया खान को पाक फौज की क़यादत सौंप दी। इसके अलावा मैं आपको एक और वाक़या बताता चलूँ। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जहादात खान, वो अपनी किताब में एक रवायत लिखते हैं नवाब ऑफ कालाबाग के नाम से। वो कहते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग ने कहा कि अगर अयूब खान ने याहिया खान को पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगा दिया जो है गलती होगी या हमाकत होगी। इसके बाद आगे चलें तो बरतानवी सफारत खाने में जो खुफिया एक दस्तावेजात आई उसमें भी ये बताया गया कि याहिया खान एक काबिल अफसर तो हैं, लेकिन वो नहायत ही रंगीन मिजाज हैं और हर वक्त अय्याशी में लगे रहते हैं। इसके बाद जनरल अयूब खान याहिया खान के बारे में अपनी किताब जवान टू जनरल में तो कुछ नहीं लिखते, लेकिन उनकी मौत के बाद एक किताब जिसको उनकी डायरी से मंसूब किया जाता है उसमें वो मुख्तलिफ वाक़यात बताते हैं। एक वाक़े में वो बताते हैं
जो 19 दिसंबर 1969 में अयूब खान ने अपनी डायरी के अंदर लिखा, उसमें बताते हैं कि याह्या खान दोपहर 1 बजे ही अपने काम मुकम्मल करके टुन हो जाता है या नशा करना शुरू कर देता है। इसके अलावा 12 नवंबर 1969 को अपनी डायरी में वो जो उनके मुश्तरका मालिक से डॉक्टर कर्नल महिउद्दीन, उनका हवाला देकर वो लिखते हैं कि वो जो डॉक्टर थे कर्नल महिउद्दीन, वो मुझे बताते हैं कि अयूब खान का शराब के बगैर गुजारा ही नहीं। इसके बाद एक और वाकया भी वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि 2 नवंबर 1971 को जब पाकिस्तान में नए ईरानी वजीर खारजा तैनात हुए तो उनके लिए एक महफिल रखी गई। महफिल से मुराद उनकी ज़ियाफ़त की गई या उनको खुशामदीद कहने के लिए एक पार्टी रखी गई, और इस पार्टी के अंदर अयूब खान इस कदर, जो अयूब खान की मैं कह रहा हूँ याह्या खान, वो इस कदर टुन थे कि उनकी पैंट भी मुकम्मल तौर पर गीली हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। नाज़रीन, अयूब खान की जो अय्याशियों का सिलसिला है वो महज फनकारों तक ही महदूद नहीं था। उन्होंने अपने फौजी अफसरान की बेगमात तक को नहीं बख्शा। मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा, जो कि याह्या खान के दौर में क्वार्टर मास्टर जनरल भी रहे, अपनी किताब बम्बई से GHQ में लिखते हैं कि मशरकी पाकिस्तान के एक इलाके कोयला के अंदर जब याह्या खान इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो ऑफिसर मेस के अंदर इनके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया, और अयूब खान इस महफिल में इस कदर शराब के नशे में टुन थे कि उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे अल्फाजात भी अपने मुंह से बके जो कि वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को बहुत नागवार गुजरे। इसके बाद जब अयूब खान की बजाय याह्या खान उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो याह्या खान के लिए फ़ौजी बैंड को बुलाया गया ताकि वो इस शराब के नशे में इनके लिए मज़ीद सुरूर पैदा करें। तो जब उस बैंड ने एक गाना गाया तो इस दौरान जो कि याह्या खान थे, उन्होंने मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा की बेगम को पकड़ा और उसके साथ रक्स करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो इसको एक कमरे में लेके चले गए। और जब सुबह हुई तो उसके बाद उन्होंने मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा से सबसे पहले माजरत की, और इसके अलावा अबू बकर उस्मान मिठा की जो बेगम थी इंदू, उनसे भी इस बात की माजरत की कि रात जो कुछ हुआ वो शराब के नशे में हो गया। नाज़रीन, रावलपिंडी में एक रिहाइशगाह थी जो कि एक बैंक ने इनको एक सियासी रिश्वत के तौर पर दी हुई थी, और ये जो रिहाइशगाह थी यहाँ पर रात को मुकम्मल तौर पर महफिलें सजाई जाती जिसमें मुख्तलिफ ख़वातीन अयूब खान के दिल को बहलाती। मैं फिर गलती से अयूब खान बोल गया हूँ, लेकिन माजरत के साथ यहाँ पर याह्या खान का नाम आएगा। तो बताता चलूँ कि एक जो जनरल थे अमराव खान, वो अपनी एक किताब में लिखते हैं जिसकी किताब का नाम एक जर्नैल की सरगुज़िश्त, उसमें वो बयान करते हैं कि फ़ौजी फाउंडेशन के सरबराह FR खान जो कि एक सुबह वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि याह्या खान रात गुजारने के बाद नशे में टुन मदहोशी की हालत में बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं एक ऐसे जनरल के नीचे काम नहीं कर सकता। इसके बाद हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसमें इनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को वजाहत से बयान किया गया, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने आपको वाक़यात बताए हैं उन सब वाक़यात को यही कहा जाता है कि ये महज मुखालिफिन की साजिशें हैं या महज बातें हैं। लेकिन हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसने याह्या खान का सारा कट्टा चट्ठा खोल के रख दिया। इस रिपोर्ट के अंदर याह्या खान के ADC, मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर आला जो हुकाम थे फौजी, उन्होंने अपनी शहादतें दी और अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। और यहाँ पर आपको ये बात जानकर शदीद हैरत का धचका लगेगा कि इस कमीशन ने ईवान सदर के एंट्री गेट से जो मालूमात इकट्ठी की उसके मुताबिक 500 ऐसी मुख्तलिफ ख़वातीन थी जो कि अयूब खान का दिल बहलाने के लिए रात ईवान सदर में अपनी बारी के हिसाब से आती थी। जो ख़वातीन याह्या खान की रातें रंगीन करती उनको मुख्तलिफ नामों और अलकाबात से पुकारा जाता।
इसमें जो अकलीम अख्तर थी उनको जनरल रानी कहा जाता, इसके अलावा अदाकारा तराना को कौमी तराना कहा जाता। और यहाँ पर अदाकारा तराना के हवाले से मैं आपको एक अहम वाक़या बता दूँ। वो वाक़या ये है कि जब अदाकारा तराना ने ईवान सदर के अंदर एंट्री चाही तो गार्ड ने उनको रोक लिया। बाद याहिया खान की कॉल पर उनको अंदर भेजा गया और उनके साथ टाइम गुजारने के बाद जब अदाकारा तराना वापस आई तो गार्ड ने उनको वहीं पर सल्यूट मारा, जिस पर अदाकारा तराना ने उनसे पूछा कि जब मैं अंदर गई हूं तो आपने मुझे रोक लिया पहले और अब वापस आ रही हूं तो आप मुझे सल्यूट क्यों कर रहे हैं। जिस पर उस गार्ड ने हाजिर दमागी से जवाब दिया कि आप पहले तराना थी लेकिन अब आप याहिया खान से मिलकर आ गई हैं, जिसकी वजह से आप कौमी तराना बन चुकी हैं। इसके बाद अदाकारा जो नगमा थी उनको कौमी नगमा भी कहा जाता। यह तो थी वो फनकार हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी आला शख्सियात हैं जिनकी बेगमात अयूब खान की रातों को रंगीन करती, जिनमें मशरकी पाकिस्तान के IG पुलिस की बेगम शमीम KN खान, बेगम जूनागढ़ समेत कई बड़े घरानों की बेगमात भी शामिल हैं और इनमें फौजी अफसरान की बेगमात भी शामिल हैं। हिजर हयात टवाना की जो साबिका बेगम है वो भी, इसके अलावा मेजर जनरल लतीफ़ खान की बेगम ज़ैनब, ढाका की दोशीज़ा लिली खान और लैला मुजम्मिल, इसके बाद कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन मंसूर हिराजी की अहलिया और एक जूनियर पुलिस अफसर की बेगम नाजली, उन सब के याहिया खान के साथ तल्लुकात थे। और नाजरीन, ये तल्लुकात इस हद तक मजबूत थे कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के सरबराह ने नाजली खान की बात मानने से इनकार किया तो ना सिर्फ उस सरबराह को इस सज़ा के तौर पर उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, बल्कि बैरून मुल्क जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा बेगम शमीम KN खान, जो कि मशरकी पाकिस्तान के एक साबका चीफ जस्टिस की बेगम भी थी, बेगम कह रहा हूँ बेटी भी थी, उनको ऑस्ट्रिया के अंदर पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया गया, जबकि उनके शोहर को स्विट्ज़रलैंड के अंदर पाकिस्तान का सफ़ीर लगा दिया गया, जबकि उनके 70 साल के ज़ईफ़ बाप को 70 साल की उम्र में पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का सरबराह लगा दिया गया। और ये जितनी भी मुलाजमतें उनको दी गई या आला ओहदे दिए गए, ये रातें रंगीन करने की कीमत थी। इसके बाद मैं नाज़रीन आपको एक और वाक़या बताता चलूँ कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ का गाना माही मेरी चिची दा छल्ला ले गया इनको इस कदर पसंद था कि एक रात जब वो अकलीम अख्तर के साथ अलमारूफ जनरल रानी के साथ रात गुजार रहे थे तो उन्होंने पूछा कि रानी क्या तुमने ये गाना सुना है। तो जनरल रानी ने जवाब दिया कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं ये गाना सुन लूँ। जिसके बाद याहिया खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि जाओ अभी ये नूरजहां के गाने की कैसेट लेकर आओ ताकि अकलीम अख्तर या जनरल रानी ये गाना सुन सकें। तो रात 2 बजे स्पेशल दुकान खुलवाई गई और बेगम नूर जो मैडम नूरजहां थी उनकी ये कैसेट लाई गई और अकलीम अख्तर उर्फ रानी जनरल रानी को ये गाना सुनाया गया। तो ये गाना सुनने के बाद जनरल रानी ने याहिया खान को कहा कि अगर आपको नूरजहां इस कदर ही पसंद है तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बर्थडे पर मैं आपको एक रात के लिए नूरजहां गिफ्ट करूँगी। इसके अलावा मशरकी पाकिस्तान में भारत की जो हटदर्मी थी वो मुकम्मल तौर पर जारी थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत थी और इसके लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाने थे, जिसके लिए याहिया खान का इंतज़ार किया जाता रहा। लेकिन वो जिनको आगा मदहोश के नाम से भी याद किया जाता है वो इस कदर टुन थे कि उनको घसीट कर या खींच कर आप कह लें कि लाया गया GHQ के ऑपरेशन सेंटर में, जहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई। और जब उनको ब्रीफिंग दी गई तो ब्रीफिंग लेने के बाद वो वापस चले गए और ऑपरेशन की कोई फाइनल मंसूबाबंदी ही ना हो सकी।
कई दफ़ा इनका इंतज़ार करने के बाद बिलाहर पाकिस्तान ने तो 23 नवंबर को पेशावर से 12 जंगी तैयारों और सरगोदा से 10 जंगी तैयारों को परवाज के लिए तैयार किया और जिसके बाद भारत पर हमला कर दिया गया। नाज़रीन, कूते ढाका के बाद भी जो याह्या खान थे वो अपनी कुर्सी से चिमटे रहना चाहते थे, लेकिन कुछ इस तरह का वाक़या हुआ जिसके बाद वो मजबूर हो गए अपनी कुर्सी को छोड़ने पर। हुआ कुछ यूँ कि जो गुजरांवाला के अंदर तैनात थी 6 आर्म डिवीज़न, उनके जो सरबराह थे उन्होंने ये पैगाम दिया कि अगर याह्या खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो याह्या खान और उसके टोले को घसीट कर रावलपिंडी से बाहर खींच लाएंगे। जिसके बाद याह्या खान खुद ही समझदार निकले और ईवान सदर को छोड़कर चले गए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जो मेजर जनरल मिठा थे, जिन्होंने अमेरिका की मदद से SSG कमांडो की जो पहली एक डिवीज़न है वो बनाई, उन्होंने मंसूबा बनाया कि जो अफसरान आएंगे या फौजी अफसरान आएंगे गुजरांवाला से रावलपिंडी में अयूब खान को बाहर निकालने के लिए उनको झेलम के करीब तरकाई पुल पर रोक लिया जाएगा। लेकिन उस वक्त के SSG के जो कमांडो के उसके जो यूनिट के सरबराह थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। जिसके बाद याह्या खान बड़े बेवफा होकर निकले तेरे कूचे से सनम। आप इस चीज़ से समझ चुके हैं कि याह्या खान इक़्तिदार को छोड़कर चले गए। अगली इस किस्से मज़ीद दिलचस्प होगी, लेकिन वो किस्सा आप तक तब ही पहुंच सकेगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगली किस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।